This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्र शुद्ध दशमी दिनांक 22 एप्रिल 2021। केस पेपर पेज नंबर 2। शंखं चक्रं गलयितां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाभिलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं विकार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम पानी के बारे में जिक्र कर रहे थे और सभी लोगों को पानी कम ही पीना है, स्वस्थ में भी पानी कम ही पीना है और आतुर में तो पीना ही है इस प्रकार से। तो मंदाग्नि जो है उसको जल कम ही लेना है या वर्ज्य करना है इस प्रकार से है। और तृष्णा निग्रह एक चिकित्सा का भाग है, शमन चिकित्सा का भाग है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पानी के बारे में जानकारी लेना उचित है। और सुबह उठने के बाद, रात को सोते वक्त, खाना खाते समय या बाद में खाना पूरा होने के बाद में लोग पानी लेते हैं। जो भी चीजें हैं वो बात, फल खाने के ऊपर पानी पीने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा मुंह साफ करने के लिए पानी पिए तो चलेगा, लेकिन वैसे पानी पीने की जरूरत है नहीं, ऐसा नहीं। और फिर नॉर्मल वाटर लेते हैं या उबला हुआ लेते हैं या मटके का या फ्रीज का लेते हैं, ये भी काफी अहम इस प्रकार का है। तो कभी ना कभी तो नॉर्मल वाटर भी लेना चाहिए। अब ये कोविड-19 के जरिए मैं सोना उबाल कर, सोने पानी में उबाल कर पानी लेने के लिए बताता हूँ। लेकिन जब स्थिति अच्छी हो जाएगी, माहौल अच्छा हो जाएगा तो शायद फिर से ये शुरू करेंगे। फिर भी बरसात में या ठंडी के मौसम में पानी उबाल के लेना ठीक रहेगा। लेकिन सादे पानी की भी आदत होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी सादा पानी पिया जाए तो फिर उससे तकलीफ होती है। ये भी एक बात अहम है। और खाना खाते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेना हितकर है।
खाना खाते वक्त कुछ भी पानी नहीं लेना और खाना होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, ये एक आदत प्रचलन में आ गई है, वो हमारे हिसाब में उतनी अच्छी नहीं है. अक्षिकोट शोष श्रोथ लक्षण तज्ञांचा रेफरन्स काय? तज्ञांचा रेफरन्स अजीर्णंच कफादामं तत्र शोकोक्षिगंडयोः, या वाक्टांग हृदय सूत्रस्थान होते हैं 8 में सूत्र है अजीर्ण के बारे में. तीक्ष्णाग्नि कैन ड्रिंक हॉट लॉट ऑफ वाटर. तीक्ष्णाग्नि के बहुत ही कम मरीज होते हैं वास्तव में, लेकिन लॉट ऑफ वाटर भाई वैसा भी नहीं कहना है, जितना कि ज्यादा अग्नि वो तीक्ष्णता कम हो जाए इतनी लेना है, बाकी इसमें लेना है ऐसा नहीं. तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये था कि जिसको अभी सीकेडी या सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर इस प्रकार से कहते हैं, उसकी हमारी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस अलग अलग इस प्रकार से हो सकती है, और हमें हमारा निदान करना चाहिए, उसके मुताबिक चिकित्सा देनी चाहिए. कुछ लोगों में आमाजीर्ण इस प्रकार का हो सकता है, जिसका रेफरेंस तत्र शोकोक्षिगंडयोः को ये है, अजीर्ण चकंभावनाथम तत्र शोकोक्षिगंडयोः. तो हाँ, हमें हमारा निदान करना चाहिए और उस निदान के अनुसार चिकित्सा देनी है. मैंने विंडिको वेस्टर्न के बारे में भी काफी बात की थी, और फिर उसके आधार पर मैं कुटाउटेजादिक शिलाजित पर कैसे उतार आया था ये भी मैंने बताया था. और पिंडिको वेस्टर्न एक वातव व्याधि, नानात्मक वातव व्याधि भी है, और उसके हिसाब से वस्तु चिकित्सा भी एक अहम चिकित्सा इसमें हो सकती है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें हमारा निदान करना चाहिए और फिर उसके अनुसार ट्रीटमेंट देनी है. वैसे मटके का पानी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल इस प्रकार का है, और वर्ष अब के ग्रीष्म ऋतु में ये लेना बेहतर है. उसमें भी अगर हम खस या उशी और कुछ फूल मोगरा वगैरह इस प्रकार से डालते हैं तो अच्छा सुगंधित हो जाता है, और नेचुरली कूलिंग इस प्रकार का होता है. और प्यास लगती है और पानी पीते हैं तो एक अलग चीज है. प्यास जितनी है उतनी बुझाने के हिसाब से पानी पिए, लेकिन प्यास नहीं हो फिर भी लोग पानी पीते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है. और खास करके सूजन आना, ये जो बात होती है पूरे हाथ पांव पे चेहरे पे इस प्रकार की सूजन आती है, तो उसमें कई दफा ज्यादा पानी पीना ये कारण होता है. तो उस अवस्था में पानी कम करना बिल्कुल आवश्यक इस प्रकार का रहता है, और ऐसा पानी कम करने से सूजन तुरंत कम हो जाती है, ये काफी देखा है. खास करके डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हाँ, दही खाते रहते हैं, अचार खाते रहते हैं, और उसके साथ ज्यादा पानी पीते हैं. ये तीनों इस प्रकार के शोथ को निर्माण करने वाले होते हैं. इन तीनों का सेवन बंद किया जाए और पानी के बजाय दूध लेने के लिए कहा जाए, तो ये सूजन जल्दी कम हो जाती है. क्रिएटिनिनुरिया भी नीचे आने लगते हैं, तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा. आजकाल फिल्टर्ड आरओ सिस्टीम बिस्लेरी बॉटल मधील पाणी म्हणजे लोकांना शुद्ध स्टँडर्डाइज वाटते ड्यू टू टीव्ही ऍड्स. उकळून गार घ्या असं म्हटल्यावर ऑफिस मधील मशीन से गरम से पानी पीता. तो मशीन का पानी गर्म होता है तो बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें सादा पानी भी डालते हैं, वो गलत है वास्तव में. वो ठंडा करके पीना है, अगर गर्म पानी इस प्रकार से पीना है तो. येऊ शकते म्हणजे ते उकळलेलं नसतं, पण त्या टेम्परेचरला गेलेलं असतं. टेम्परेचर वो उबला हुआ होता है, नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुद्दा रहेगा, लेकिन काफी टेम्परेचर रहता है, पी नहीं सकते ये तो निश्चित है. 10-15 मिनट जाने के बाद वो थोड़ा पीने लायक होता है, नहीं तो पीने लायक होता ही नहीं. दूसरी बात अहम ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को जब मैं सुझाव देता हूँ पानी उबाल के पियो, तो मानते नहीं है और कुछ बताते भी नहीं है. बाद में आप फिर से पूछेंगे तो बोलते हैं नहीं नहीं हम आरओ का वाटर ले रहे हैं, तो उबालने की क्या जरूरत है इस प्रकार से.
तो ये बड़ी गलतफहमी है कि पानी शुद्ध करना और पानी उबाल के लेना, इसमें अंतर है। उबालने से शुद्ध होता है, ये एक अलग चीज है। लेकिन अब ये टाटा का स्वच्छ फिल्टर है जिसमें सिर्फ पानी फिल्टर होता है और फिल्टर होने से भी शुद्ध होता है। हमारा जो पुराना तरीका था स्फटिका का, ये फिटकरी, तो उससे भी पानी का मैल नीचे जमा जाता हो जाता है और पानी शुद्ध होता है। लेकिन फिर भी उसमें सूक्ष्म जंतु रह सकते हैं, इसलिए तांबे के बर्तन में पानी रखना ये एक अलग चीज है। और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन उसकी है तांबे की, तो वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन आरओ में आर्टिफिशियली अल्ट्रावायलेट रेज डाले जाते हैं, तो ये हमारे हिसाब में अच्छे नहीं है। कुछ वर्षों के बाद इसके बारे में रिसर्च सामने आएगा कि इसके कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि पानी कपड़े से छान ले या दूसरे किसी तरीके से स्वच्छ कर ले, फिल्टर का प्रयोग करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वैसा ही लेवे या फिर उबाल के लेवे। आरओ का वाटर ये उतना अच्छा नहीं है, अभी उसके बारे में बहस चल रही है आरओ के वाटर के बारे में। लेकिन लोग समझते हैं सबसे आसान है, हमें कुछ करना नहीं है, वही यंत्र और इलेक्ट्रिसिटी काम करती रहती है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है। पानी उबालना फिर ठंडा करना वगैरह वगैरह काफी तकलीफ होती है, ऐसा है। खाने के साथ पिए पानी का अलग तरीके से पचन होगा, और सिर्फ प्यास लगने के बाद पिया पानी तो पाचन अलग तरीके से होगा क्या? मैंने बताया था इसके बारे में, क्योंकि ये उदकव स्रोतस की व्याप्ति अन्नव स्रोतस से भी जुड़ी है और अलग भी है। जब केवल प्यास लगती है इसलिए पानी पिया है, अन्न नहीं खाया है, तो वो उदकव स्रोतस में डायरेक्ट चला जाएगा। और तालु मूलन क्लोमुच इसके आधार पर, जैसे मनोज ने सुझाव दिया था कि ये गंडूश के बारे में हम इसके बारे में सोचे कि जिसका डायरेक्ट संबंध तालु से होता है, तो वो हम कर सकेंगे। खास करके सीकेडी वगैरह के मरीज में ये कर सकेंगे। और अन्न के साथ जो पानी जा रहा है वो भी अन्न स्रोतस में चला जा रहा है, उसके साथ में चला जा रहा है, और वहां उदक स्रोतस का भी काम हो रहा है। और उसमें भी सारे पित्त विभाजन होता है, आहार रस बनता है, और रस रक्तादि जो धातु बनते हैं उसमें जो उदकांश है वो इस प्रकार से सार भाग से बनता है। और उसका जो मल भाग है, पित्त भाग है, वो मूत्र बनकर बाहर निकल जाता है। तो ये आहार के साथ जुड़ा पानी और आहार के बगैर लिया जाना वाला पानी, ये दोनों इस तरीके से ध्यान में रखने के लिए आवश्यक ऐसे रहेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है। सकाळी उठल्यावर पाणी पिणे चांगले आहे का? बता नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन ऋषभ का निर्देश आगे वाले ग्रंथ में, योग रत्नाकर वगैरह ग्रंथ में है, मूल चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं है। तो शायद ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है और इसके लिए बहुत सारे लोग इसको पीते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण ढूंढकर वो दूर करना चाहिए। सिर्फ पानी से फोर्सफुली कॉन्स्टिपेशन को दूर करना ये अच्छा नहीं है। यूरेका was recently introduced as an Ayurvedic herbal cartridge containing 7 different herbs. मालूम नहीं, लेकिन ये कितने दिन के बाद बदलना पड़ेगा वगैरह इस प्रकार से, और वो हर्ब्स क्या है वो भी देखना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि हर्बल इज आयुर्वेद, ये एक समीकरण रूढ़ हो गया है। और कोलगेट ने भी वेद शक्ति वगैरह इस प्रकार की टूथपेस्ट निकाली है। वो शायद रामदेव बाबा की एग्रेसिव मार्केटिंग से डर गया कोलगेट ने, बीच में भी नमक डाला, कोयला डाला इसमें टूथपेस्ट में वगैरह वगैरह। तो ये मार्केटिंग के फंडे इस प्रकार के रहेंगे। अभी हर्बल की चलती है तो ठीक है, हर्बल डाल देंगे इस प्रकार से। हम घर पे भी तुलसी वगैरह डाल के पानी उबाल के ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कुछ करना ही है तो तुलसी, सिनेमॉन या दालचीनी इस प्रकार से डाल के पानी उबाल के ले सकते हैं। गोक्षुर डाल सकते हैं, जो काफी आसान, इस प्रकार का लाजा डाल सकते हैं, तो ये काफी आसान तरीके हैं।
लेकिन फिर भी ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। अभी मैं दे रहा हूँ कि सोना डाल के पानी उबाल के ले ली, वो इम्यूनिटी के हिसाब से अच्छे है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में रसायन कुछ चाहिए, तो सुवर्ण उत्तम रसायन है, वाजीकरण भी है, तो वो डालकर पानी उबाल कर लेना, ये अभी सबसे उचित इस प्रकार का है। तो बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। और विज्ञापन जिस चीज के होते रहते हैं उसको प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें आयुर्वेद को लेके जाना है तो आयुर्वेद की भी विज्ञापन होनी चाहिए, तब तक ये लोगों तक पहुंचेगा नहीं। और एक बार पॉपुलर हो गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो भी इस प्रकार से करने वाला है वो शास्त्रपूत आदमी हो, कि उसको शास्त्र भली भांति मालूम हो और सही चीजें प्रचलन में आए। कुछ भी जो शास्त्र के सम्मत नहीं है ये प्रचलन में नहीं है, ये देखना जरूरी है। पिछले बहुत साल पहले एक आपने आप करके सीरीज थी टीवी में, और ऐसे ही कुछ घरेलू उपचार वगैरह बताते थे, तो उसमें वो काढ़ा बना रहे हैं, उसमें मध डाल रहे हैं, इस प्रकार का दिखा रहे हैं। तो ये अजीब है इस प्रकार से। तो जो इस तरीके से कुछ करना चाहता है वो शास्त्र को मत छोड़े, शास्त्र संबद्ध ही उपचार इस प्रकार से करे, वो बेहतर इस प्रकार का है। तो ठीक है, दूसरा पेज अभी समाप्त हुआ और तीसरे पेज को जाएंगे। दूसरा पेज अलग है। People nowadays drink more of filtered water as the hardness of the water is reduced by filtering. Also, it will reduce the mineral content in water, which is detrimental to brain and some vital organs. Can we recommend any Ayurvedic way? थोड़ा मुश्किल है। मैंने अहमदाबाद में देखा है कि पानी बहुत ही क्षारीय है, और अगर आप वो क्षार अलग करने वाला फिल्टर नहीं लगाते हैं या आरओ सिस्टम जैसा है, तब तक आप पानी पी नहीं सकते। तो उसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से क्या कर सकते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है। और उसमें सेटलमेंट हो सकती है क्या, जैसे ये फिटकरी होती है उसके जरिए इसकी कुछ सेटलमेंट हो सकती है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में। तो जहाँ इस प्रकार का क्षारीय जल है वहां के बारे में परंपरा से कुछ है क्या, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और कई जगह ऐसा होता है कि विशिष्ट देश में पानी में नमक या ऐसा कुछ ज्यादा होता है, और फिर बालों की समस्याएं होती रहती है, आंख की समस्याएं होती रहती है, और वहाँ का पानी उसके लिए एक कारण है। तो वो भी देखना चाहिए कि अगर इस प्रकार पानी अच्छा नहीं है तो पुराने जो है मुक्ता कतक शैवलेही, ये जो बात बताई गई है उनका प्रयोग करके देखना चाहिए।
कि अगर इसके जरिए पानी शुद्ध होता है क्या, और पानी उबाल कर या ऐसा कुछ करके इसमें कुछ परिवर्तन आता है क्या। अभी कुछ मिनरल्स उसमें से निकल जाते हैं, वो ऊपर से ऐड करते हैं, ऐसा भी है। फिल्ट्रेशन जब करते हैं, आरओ का रिकमेंडेशन होता है, तो कुछ भी अच्छे मिनरल्स भी उसमें से निकल जाते हैं, तो वो फिर से उसकी टेस्ट बदल जाती है और वो हानिकारक होता है, तो उसको फिर से ऐड करते हैं, ऐसा भी है। तो अब ये बड़ी इंडस्ट्री बन गई है वाटर की, इस प्रकार की। तो उसमें भी झांक कर देखना चाहिए कि कैसी स्थिति है, क्या है इस प्रकार से, और क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस ढंग से ये बनता है। तो मेरा अभी सुझाव है कि फूड इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से सोचना है, ये फूड इंडस्ट्री का एक पार्ट हिस्सा है। तो जो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन सभी के बारे में हमें मालूम मालूम होना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं इसमें, फिर उसके बारे में आगे सोच सकेंगे कि क्या करना है और परिवर्तन लाना है तो किस प्रकार से लाना। आमच्याकडे नळाची पाणी उकळले की खूप पांढरी पावडर वेगळी होते, हाही एक फायदा। ओके, तो एक बार वाटर टेस्टिंग होता है, तो वाटर टेस्टिंग करवा लेना एक बार, ठीक रहेगा। हाँ, तो उसके जरिए अगर कुछ पता चलता है। अभी आज ये शायद हाँ, चौधरी नहीं है, दिनेश चौधरी, अहमदाबाद के रहने वाले, तो वो उसके बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं कि अहमदाबाद में अ, पारंपरिक तरीका कुछ है क्या इस प्रकार से पानी, वो उसके घर पे भी ये बिठाया है, लेकिन मालूम नहीं, अगर कोई पारंपरिक तरीका पानी को शुद्ध करने का है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो तीसरे पृष्ठ पे जाते हैं, फळे घेण्याची सवय जेवणापूर्वी, मध्ये, नंतर, इतर वेळ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रूट्स लेते रहते हैं, और कुछ है जिनको फ्रूट्स की आदत ही नहीं है। हमें भी आदत नहीं थी, अभी थोड़ी आदत डालनी पड़ी, इस प्रकार से है। कॉर्पोरेशन जंतुनाशक औषधे मिसळतात, ते पावडर रूपात वेगळे होते। ओके, लेकिन ये सभी जगह नहीं है, शायद वहां पे ज्यादा है। पुणे का पानी वैसे अच्छा माना जाता है, वो भी क्लोरिनेटेड ही है, फिर भी उसकी टेस्ट एक अच्छी है, अलग है इस प्रकार से। और हम कोकण में हमारे कुएं का पानी पीते हैं, वो भी टेस्ट अच्छी है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये बताना मुश्किल, ब्लीचिंग पाउडर असते पाण्यात बरेचदा, ये तो है। और एक मैंने वाक्य सुना था पर्यावरणवादी से कि पानी को इस प्रकार से ब्लीच करना, क्लोरीनेट करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। और वो तो मूर्खता अब एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ऐसा है, शहरों में पानी जो प्रोवाइड करना है वो इसी प्रकार से शुद्ध करके पानी प्रोवाइड करना है, इस प्रकार से। शीतोड़े काका एक ऐसा कहते थे कि हम कार्य के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, कारणों पर काम करना चाहिए वास्तव में। पानी अशुद्ध है तो पानी को शुद्ध करना है, लेकिन पानी अशुद्ध क्यों हो रहा है ये पहले देखो ना। पानी जिन कारणों से अशुद्ध हो रहा है उन कारणों को टालो, उन कारणों को दूर करो। अभी ये मैला पानी सब ये मीठा नदी में जा रहा है, तो पानी अशुद्ध होगा ही। और खास करके वर्षा ऋतु में जो उजनी का धरण है, वो परोपजीवी इस प्रकार का है, उसका खुद का कुछ सोर्स नहीं है। जब बाकी सब धरण फुल हो जाते हैं, डैम फुल हो जाते हैं, और फिर जो एक्सेस वाटर है वो चला जाता है, तो वो सब मैला लेके चला जाता है। और उन लोगों को काफी बीमारियां, जो उजनी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी काफी बीमारियां होती है, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा अशुद्ध इस प्रकार का है। दूसरा कोई चारा नहीं है, और उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है उजनी धरण की, और अभी के बरसात में मौसम में भरता भी है वो। तो मैंने जो यहाँ पे देखा था इस्कॉन टेम्पल में, एक अच्छा तरीका था।
उन्हें मैला पानी को लिफ्ट करके जमीन में छोड़ा था, वहां पे पौधे लगाए थे, और वहां से जमीन से परकोलेट होता वो नीचे कलेक्ट होता और वो फिर गार्डनिंग के लिए चला जाता। और ये पौधे भी अच्छे हो जाते क्योंकि उनको नेचुरल खाद मिल जाता। तो फल या सब्जी या फूल सब उन्होंने इस प्रकार से लगाए। तो मेरा भी सुझाव है कि अभी जो सब नदी के किनारे है, उन किनारों में एक बेल्ट रखे, 25 फुट 30 फुट जितना पॉसिबल हो उस प्रकार से, और नदी को नीचे ज्यादा खोदे ताकि उसमें से मिट्टी निकले और वो थोड़ा सा उभर आए इस प्रकार से। और ये ग्रीन बेल्ट करे, पूरे शहर में ये ग्रीन बेल्ट करे कि दोनों तरफ इस प्रकार की सब्जी उगानी है, और जो मैला पानी है वो वहां पे छोड़ देना है। उसमें शुद्ध हुआ जो पानी है वही आगे चला जाएगा। फिर बरसात में वो पानी के साथ नॉर्मल पानी, बरसात का पानी वो आगे चला जाएगा, तो आगे वाले की दिक्कत नहीं आएगी। और मैला पानी का क्या करें, ये जो शहरों में समस्या, बड़ी समस्या है, तो उसका भी हल हो जाएगा और सभी को ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा, ऑर्गेनिक खाना भी मिलेगा, नेचुरल खाद से बना इस प्रकार का ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा। तो मैंने ये व्याख्यानों में बताया है मेरे, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तद्वर्षे अभाविवा तोयस्य अन्यस्य शस्यते घनवस्त्र परिस्रावैः क्षुद्रजंतु अभिरक्षणम्। व्यापन्नस्य तपनम् अग्न्यर्कायसपिण्डकैः पर्णिमूलविसर्जन्ति मुक्ताकटकशैवली वत्सगोमेदकादाभ्यां या कारयेत् तत्प्रसादनं पाटलाकरविरादिकुसुमे गन्धनाशनम्। ये मुझे कंठस्थ थे एक बार, हाँ, लेकिन अभी उतने कंठस्थ नहीं है। काय करायचं रे, एकदा हल्लं इथनं आलं नॉर्मल यायला। दुसरा काही मार्ग नाही आहे वैताग यायला। नागपूर निरी येथे निर्मली बीजने पाणी शुद्ध करण्याचा प्रयोग सुरू आहे असे वाचले। व्हॉट इज द निर्मली बीज? निवळीचं बी या नावाने मिळतं, और ये छोटा रहता है, काला काला रहता है, और पानी में डाल के रखते हैं वो। टू यूज एलम। एलम तो काफी प्रचलन में पहले से ही है, और मिट्टी है तो एलम से अच्छा काम होता है, वो नीचे बैठ कर। लेकिन बाकी जो औषधियां अभी आ रही है, और खास करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक बड़ा सवाल। तो उबालने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अभी कई तरीके के फिल्टर्स आए हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकते हैं, तो उस हिसाब से फिल्टर्स अच्छे हैं। लेकिन ये कुछ अच्छे चीजों को भी रोकते हैं, ये भी एक बात रही है। Rivers are polluted by industrial waste as well as many other things. It is source to irrigation system. It will pollute all the nearby water bodies. It affects people drinking water as well as crops. तो अभी मैंने सुना कि औरंगाबाद के नजदीक इस प्रकार का प्रयोग हुआ है, और ट्रीटेड पानी ही नदी में जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री जो है उसमें होने वाला पोल्यूशन ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और फिर उसके जरिए ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो रहा है। तो पानी को शुद्ध करने के बजाय पानी की अशुद्धि रोकने के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा विचार है सिद्धोड़े काका का। और सभी जगह कारणों पर विचार करना चाहिए, कार्यों पर विचार करना छोड़ दीजिए।
कारणों पर विचार कीजिए, कारण दूर करेंगे तो कार्य आप अपने आप दूर हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग करने की इस प्रकार की जरूरत नहीं है। तो ये पानी के बारे में, अशुद्धि के बारे में सोचना जरूरी है। और ये जो मैंने प्रयोग बताया कि अगर रिवर बैंक्स इस प्रकार से किए जाएंगे, ये ग्रीन बेल्ट इस प्रकार से किए जाएंगे, तो शहरों के लिए ये अच्छी सुविधा होगी। महिला पानी का क्या करेंगे इसके बारे में सोच सकेंगे, और ऑर्गेनिक उपज होगी वो भी पूरे शहर में बिक जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल भी आ सकते हैं, फल भी आ सकते हैं, सब्जी भी आ सकती है, सभी आ सकता है इस प्रकार से। और उनके लिए तो वो खाना है, तो उनके लिए बहुत बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो अभी इंडस्ट्रियल जोन के बारे में अलग से सोचना है कि उसका जो पोल्यूशन का तरीका है वो अलग है, उसको किस प्रकार से रोके, ये एक अलग चीज होगी। लेकिन ये जो सीवेज है उसके बारे में तो इसके इस तरीके से जरूर सोच सकते हैं। और अभी ये पब्लिक हाइजीन वगैरह के बारे में जो बातें होती है उसमें ये चीजें आनी चाहिए। मैंने जो वो वाड़ा का प्रोजेक्ट देखा, यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दूसरा भी एक तरीका वहां पे किया है, मिट्टी से बनी ईंट है बगैर भरजन के, और उसी में पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। और उनका कहना है कि जो अभी पारंपरिक रीति से ईंट बनाई जाती है उसमें काफी पोल्यूशन हो जाता है, और ये उतनी ही स्ट्रांग है, उससे ज्यादा स्ट्रांग है, खर्चा कम है उसका। और इसी तरीके से उत्तराखंड में भी ये प्रयोग हुआ था, उन्होंने वहीं से एक्चुअली लिया। मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, वो फॉरेन आदमी था, परदेशस्थ था, और उसने काफी उत्तराखंड में इस प्रकार से प्रचलन किया है। तो हमें इन सभी के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम प्रदूषण को बचा पाएंगे, प्रदूषण से बच पाएंगे, और मूल रूप से हवा, पानी, जमीन शुद्ध रहे, इस प्रकार से विचार करते रहेंगे तो वो सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार का हो। तो वैसे अभी विटामिन डिफिशियंसी एक बड़ी समस्या है। हाँ, और एक जमाने में विटामिन औषध के स्तर में काफी प्रचलन में थी। मैंने उसके बारे में जिक्र किया था, ये डिस्मेनोरिया, कष्टार्थ, एक काफी कॉमन बीमारी है, और बहुत सारे महिलाएं इसके शिकार इस प्रकार के हैं। और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, कुछ औरतों को तो सिर्फ एनाल्जेसिक लेते रहते हैं, और एनाल्जेसिक के उसका उपाय है ही नहीं इस प्रकार से। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उसने अपने माँ के बारे में बताया था, वो एमबीबीएस डॉक्टर, और अभी 100 से ऊपर उसकी उम्र है, उसका शायद देहांत हो गया है पिछले कुछ महीनों में, नीला गोखले करके। तो वो जब एमबीबीएस कर रही थी पुणे में, तो उसको ये तकलीफ होती थी। और ये बात है 1937 वगैरह इस प्रकार की, या उसके भी पहले। तो उसको पढ़ाने वाले एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने उनको कुछ पुड़िया दे दी और बताया कि ये चावल के साथ खाओ। तो वो खाने के बाद उसको तुरंत रिलीफ हो गई। अब तो फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या दिया था, तो उन्होंने कहा ये कोंडा है, राइस का, राइस हस्क है, उसका पाउडर है, और इसमें विटामिन B1 होता है, जो इस प्रकार के डिस्मेनोरिया में उपयुक्त होता है। ये एमबीबीएस होने के बाद उन्होंने गायनेकोलॉजी में प्रैक्टिस की, बहुत सारी औरतों की इस प्रकार से ये उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि हैंड पाउंड राइस ले लो, तो उसमें ये B1 रहता है। जो हम मील में राइस पिसवाते हैं तो वो जल जाता है। फिर उस समय में एक लैक्सो कंपनी B1 का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, तो इन्होंने वो गोलियां देना आरंभ किया, उससे भी रिलीफ होता था। बाद में ग्लैक्सो ने इसका उत्पादन बंद कर दिया और इनका लेख छपने के बाद काफी लोगों से उनके लड़की को खत आए, कि फोन आए कि हम
चाहते हैं ये कहाँ मिलता है B12, B1 कहाँ मिलता है। तो अभी कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं बाजार में उपलब्ध, B12 और उसके साथ B1 वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो nowadays copper vessel is used by many people for water storage. It is good because water boiled in copper vessel is supposed to be विषप्रदायक। सिर्फ रखेंगे तो ठीक है, बॉइल नहीं करना है इसमें। हाँ, लेड कंटेंट इज आल्सो nowadays मेजर इशू। लेकिन ये लेड कंटेंट की जो बात है वो लेड एसिड बैटरीज, ये अहम मुद्दा है। और अजीब बात है, बम्बई में दवा बाजार है कालबा देवी में, और वहाँ के जो मर्चेंट्स है वो धातुओं की भी बेचते हैं और हर्ब्स बेचते हैं, दोनों साथ में बेचते हैं। तो वहाँ उससे पोल्यूशन होना काफी संभव इस प्रकार का है। और अजीब बात यह है कि बेचने वाले पर कोई निर्बंध नहीं है, जो खरीदने वाला है औषधि कंपनी वाला उसके ऊपर निर्बंध है कि वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करे, और अगर वो गलत है वो ठुकरा दे इस प्रकार से। लेकिन ये होता नहीं था। और खास करके जो शंखपुष्पी सिरप के बारे में काफी इश्यूज आए हैं। व्हाट अबाउट राइस ब्रान ऑयल, सिंस डिफिकल्ट टू गेट राइस ब्रान। ये मालूम नहीं राइस ब्रान ऑयल क्यों प्रचलन में आया इस प्रकार से। शायद ये एक साइड प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हम पॉलिश करते हैं राइस को बहुत ही, तो उसका हस्क है पूरा का पूरा निकल जाता है, और उसको क्या करेंगे तो उससे से तेल निकालेंगे, इस प्रकार से कुछ है। तो स्निग्धता जो है वो हम राइस के साथ ही लेवे मूल रूप में, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग करने के बजाय इस प्रकार से। पित्त प्रधानता में तांबे का बर्तन का पानी उचित है क्या? ऐसा नहीं कह सकते उचित है या नहीं है, ये थोड़ा पतलीकरण करने वाला इस प्रकार का है तांबा जो है वो, और तौले के हिसाब से अच्छा है थोड़ा सा। लेकिन बेसिकली जो पिया जाता है वो सूक्ष्म जंतुओं को उसकी वृद्धि रोकने वाला इस प्रकार का है। तो तांबे के बर्तन में पानी रखे रात भर, सुबह उबाले सोने के साथ और लेवे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ये ताम्र और सुवर्ण ये दोनों विषनाशक है, जो 7वें अध्याय में वाग्भट में विषय के बारे में बताया। विषमुक्ताय दद्यात् सूक्ष्म ताम्र रजक का शुद्धाय और मधस्थ था सूक्ष्म ताम्र रजक का, और शुद्धे रुदि तथा शानम हेमचूर्ण से दाते, और फिर बाद में सुवर्ण देना है। तो इस तरीके से पानी अगर तांबे के बर्तन में रखते हैं और बाद में सोना डालकर उबालते हैं तो अच्छा विषनाशक प्रकार का अनुभव होता है। और गरेब पेश विधि स्तुता ये आगे बताया गया है। और विरुद्धम अपेक्षा आहारम विद्यात् विषय रूपम। तो इन सभी सूत्रों को जोड़ेंगे तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का बनेगा कि तांबे के बर्तन में रात में पानी रखे और सुबह है सोने के साथ उबाले, और वो पिए। ताम्र तर तीव्र विषयासारखे आहे, मृत केले नाही तर मग ताम्र पात्रातील पाणी चालेल का? ये अगर ताम्र खाएंगे तो होगा लेकिन ताम्र खाते नहीं है डायरेक्टली। ताम्र भस्म जब प्रयोग करना है तो वो अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मैं जर्मनी में गया था, उस समय एक केस का जिक्र चल रहा था कि जर्मनी में किसी को सिरप शंखपुष्पी लेने से लेड पॉइजनिंग हुआ था, और फिर पता चला कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं बना था, और शंखपुष्पी में लेड आने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये रोड साइड ग्रोन इस प्रकार की
शंखपुष्प। और उस समय लेडेड पेट्रोल था। इसकी पहली खोज जापान में हुई। जापान में ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स लेड पाया गया। और ये इतना भीतर तक घुसा कि ब्रेस्ट मिल्क में आने लगा, 700 टाइम्स आने लगा। तो फिर उसके खोज हुई तो पता चला कि ये ऑटो इफ्लुएंट से आ रहा है और इसका मूल कारण लेडेड पेट्रोल है। फिर बाद में अनलेडेड पेट्रोल बनाने का तरीका प्रचलन में आया और अभी जो मिलता है वो अनलेडेड पेट्रोल है। तो ये बड़ा सोर्स था लेडेड पेट्रोल और उसके जरिए ये पूरा पोल्यूटेड इस प्रकार का हो गया। तो हमें इन सभी के बारे में जानकारी लेनी है और उसका कैसे कहाँ पे उपयोग करना है ये सोचना इस प्रकार का है। इसका कंट्रोल क्यों ज्यादा है मालूम नहीं। Out of the topic, sir, but I have been searching for this question's answer for now. जसं पूर्वी पुरुष वृत्त मूत्रवृत्तवात पुरुषावृतवात मूत्रावृतवात असतो तसा स्वेद अवृतवात नसतो का? अभी ऐसा है कि जिसके बारे में बताया गया है उसके बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में बताया नहीं है उसके बारे में नहीं सोच सकते। हो सकता है, ये हो सकता है इस प्रकार से। अभी स्वेदावरोध जब किया जाता है एसी की तो उसके परिणाम लिखे नहीं गए हैं। तो वेग के अवरोध के समय में हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए जो ग्रंथों में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब WHO का अभी ये बयान आया है कि जिम्स जो है वो एयर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हम व्यायाम करते हैं, हम पसीना निर्माण करने की कोशिश करते हैं और ये एसी उसको प्रोहिबिट करता है। यही गलत है। ये अच्छा हुआ कि ये गाइडलाइंस WHO ने दे दी है इस प्रकार से। तो स्वेदावरोध के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा अलग से। क्षार आम्ल विचार क्षारयुक्त जलामध्ये करता येईल. पाताला आतून रोप्याचा लेप करून त्यात पाणी स्टोर केले तो चालेल का? सोच सकते हैं। वैसे रोपे के पात्र में अगर ये रखते हैं, पानी रखते हैं तो भी एक अलग इस प्रकार की स्थिति रहेगी। पावसाळ्यात तांब्याच्या मेंढ्यात, हिवाळ्यात चांदीच्या मेंढ्यात आणि उन्हाळ्यात मातीच्या मेंढ्यात ठेवावे असे वाचले आहे, योग्य है। तो ठीक लगता है, लेकिन तांबे के बर्तन में रात भर रखे और किसी भी सीजन में प्रयोग करें, ये अच्छा है। चांदी के ग्लास कई लोगों के घर पे होते हैं, वो लेकिन घर पे नहीं रखते, वो बैंक वॉल्ट में रखे जाते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से वो चांदी जो है वो इस प्रकार के सेफ डिपॉजिट लॉकर्स में रख देंगे और उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आपके पास चांदी के बर्तन है इस प्रकार, तो उसका प्रयोग करें। ये चोरी होते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से हिसाब से वो घर में नहीं रखते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन वो करे। और ग्रीष्म ऋतु में मृत्तिका का पात्र अच्छा ही है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं। तो ठीक है, फिर हम तीसरे पेज का भी है, जल पे ही हम ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। तो फल के बारे में मैं बता रहा था और विटामिन के जरिए बात कर रहा था कि जो विटामिन है वो फलों में नैसर्गिक रूप से है और वैसे ही वो कच्चे खाए जाते हैं तो वो मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अभी पेस्टिसाइड्स का सबसे ज्यादा प्रयोग फलों पर हो रहा है और अभी के जो फल है, खास करके अभी मैंगो है, आम्र है,
वो तो हेवी पेस्टिसाइड्स युक्त इस प्रकार से। तो अभी जो कोपन से आता है वो खाने लायक है ही नहीं। केवल कुछ ही लोग विदाउट पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, उन्हीं से आम लेना ठीक है। और ये सभी चीज सभी फलों के बारे में है, हेवी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग है। तो अगर फल का प्रयोग करना है तो बेटर ऑप्शन है कि हम ताजे फल लेकिन ऑर्गेनिक ही खाएं। और जो मैंने विटामिन B1 की बात कही तो उसके हिसाब से अभी हैंड पाउंड राइस मिलने लगा है हाथ से ज्यादा। तो वो प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये पचन होने में काफी समय लेता है, पानी में भिगो के रखना है और फिर पचन करना है। तो ये अच्छा तरीके से स्वाद अच्छा रहता है लेकिन भारी होता है पचन में इस प्रकार से। तो उसका अगर प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और ये हमारे हिसाब में उदावरता व्यापक इस प्रकार की है और वायु की वजह से है। बस्ती लेकर बहुत लोगों में फायदा होता है, फिर भी एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों में ये काफी मुश्किल है, इतना बहुत ज्यादा पेन रहता है कि ये एनर्जेसिक से भी कंट्रोल नहीं होता। तो इन सभी के बारे में मूल रूप से क्या परिवर्तन आ रहे हैं ये सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो फलान यादव समजण्यात दाढीमा देवी बुद्धिमान ये निर्देश है कि फल पहले ही खाना है। विशेष मोच चोचामृत मोदकोत्कादिकादिकम अध्याद्रव्य गुरुस्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम। तो इसमें मोच आया है, ये वाग्भट का है, और केला है। और योग रत्नाकर ने बिना मोचा फलम तद्वत वर्जनीय करके ये निषेध किया है भोजन के पूर्व खाने के लिए। निर्गुंडी हरिद्राक वाथाने वॉश केले की पेस्टिसाइड्स वॉश केले जातात असं किसी स्वतः सिनियरचा अगदंता। हाँ, देखना चाहिए किसका है और नतीजे इस प्रकार से आए हैं। अभी एक इस प्रकार का फिल्टर भी आता है, तरीका है, ऑक्सीजनेशन करते हैं ऐसा बोलते हैं, 10,000 में यंत्र मिलता है, उसके पानी में सभी रखेंगे 10 मिनट के लिए तो वो पेस्टिसाइड्स नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये मानना मुश्किल है थोड़ा सा। क्वाथ के जरिए कुछ हो सकता है, मालूम नहीं इस प्रकार से, लेकिन टेस्ट कितनी बदलेगी ये पता नहीं। तो टेस्ट करने बदलने से अगर ये शुद्ध भी होता है लेकिन कड़वापन ज्यादा आ जाता है वगैरह ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हल्दी का प्रयोग है तो शायद रंग भी थोड़ा बदलेगा इस प्रकार से। तो अगर थीसिस मिले तो देखेंगे वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और अगत तंत्र को इस तरीके से पुनरुज्जीवित करना वास्तव में जरूरी है, क्योंकि अभी ये इतने सारे एलोपैथी के मेडिसिन पॉइजनस है कि उनके बारे में, उनके पॉइजनस चीजों के बारे में कैसे सोचे और वो विषाक्तता कैसे कम करे, ये अभी बड़ा प्रॉब्लम इस प्रकार का है। और केमोथेरेपी ये इतनी पॉइजनस है कि उसके बारे में भी कैसे सोचेंगे काउंटरएक्ट करने के लिए, ये भी एक अहम चीज है। What is the reason of endometriosis and what can we relate endometriosis to? In Ayurvedic terms, endometrial tissue grows in places other than endometrium. ये थोड़ा बीमार गगमन जैसा है और बीमार गगमन चापी सर्वप्रथम दृष्टि लक्षणम, ये जो चीज बताई गई है तो मूल कारण वायु ही रहेगा। लेकिन क्यों हो रहा है इस प्रकार से ये समझ में नहीं आ रहा। और वायु की चिकित्सा करते रहते हैं, कुछ मरीजों में अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये तकलीफ वाली चीज है।
सप्तसार कषाय करके हमने योग इसमें पढ़ा था, सहस्त्र योग में पढ़ा था, और सप्तसार कषाय घन मिलता है बाजार में, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स एंडोमेट्रियोसिस में है, दूर कम होता है इसके बाद। कुछ हद तक पत्रांगास एक काम करता है, तो ये भी ज्यादा प्रचलन में नहीं है लोगों के। और वैसे वस्तु चिकित्सा देना, योग बस्ती क्रम करवाना, दशमूलारिष्ट देना, ये होते ही रहते हैं, इस प्रकार से लोग करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मिश्रया तद्गुणा प्रोक्ता विशेषात योनिशून्य, ये मिश्रया के बारे में बताया गया है, तो ये भी एक सोच सकते हैं। ज्वरा असताना कोणती फळे खाणे योग्य आहे? दातारशास्त्राने मोसंबी घेणे सांगितले, त्या व्यतिरिक्त कोणती फळे घ्यावी? मुश्किल है। सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि ऑर्गेनिक फल कौन से उपलब्ध है, तो उसके आधार पर ये ले सकेंगे। वैसे वाग्भट में अंत में जीर्ण ज्वर के बारे में इस प्रकार के फल रस वगैरह के बारे में जिक्र है। तो उस जमाने में प्रचलन में जो फल थे उन्हीं के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अभी मौसम भी ये क्या है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरे बरस में मिलता है, केवल संतरा जैसा केवल ग्रीष्म ऋतु में आता है ऐसा नहीं है। और बाकी भी बहुत सारे फल है जिनके बारे में ज्यादा जिक्र ग्रंथ में नहीं है इस प्रकार से, और प्रचलन में होने वाले फल अलग ही है इस प्रकार से। अभी तो विदेशों से आए हुए पेड़ वगैरह भी काफी प्रचलन में है, कीवी फ्रूट प्रचलन में है, या फिर अनानस वगैरह इस प्रकार के भी प्रचलन में है। सर, चरक हे मानव काय चिकित्सेसाठी सांगितले आहे, परंतु सिद्धिस्थानामध्ये शेवटी शेवटी प्राणी प्राण्योन्माद मध्येही प्राण्यांमध्येही बस्ती प्रयोग सांगितला आहे, या मागे काही विशेष कारण असू शकते? वास्तव में हस्ती आयुर्वेद की संहिता उपलब्ध है, आनंदाश्रम का पब्लिकेशन है, और हमारे एक बुजुर्ग वैद्य महेश्वर, उन्होंने काफी इसके बारे में, हस्ती आयुर्वेद के बारे में काम किया था। वैसे अश्वायुर्वेद भी है, गो आयुर्वेद भी है, लेकिन ये अभी उपलब्ध नहीं है इस प्रकार से। तो बेसिक थीम वही है, वातपित्त कफ रस रक्त आदि धातु वगैरह वही है। तो ये दोनों विषज्ञ हैं, तो ठीक है, तो शायद इसी रेफरेंस से वो लिया होगा, और दोनों आसानी से उपलब्ध है, दोनों नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है तो दोनों को साथ में ले सकते हैं थोड़ा सा, काढ़ा करके देखेंगे, नहीं तो इन दोनों की गोली बन सकती है, और उसका प्रयोग विशेषज्ञ के हिसाब से दे सकते हैं, थोड़ा सा ये बना के सभी लोगों को दे सकते हैं। तो शायद इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे तो बात हो सकती है। तो विशेषज्ञ गण का वैसे भी कुछ हद तक प्रयोग करना चाहिए। हरिद्रा मंजिष्ठा सुवह सूक्ष्म पाली चंदन कतक सुरेश सिंधु वार श्लेषात्मक। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा इसके बारे में सोचूंगा। और कुछ योग बनाकर जो लोग केमोथेरेपी ले रहे हैं उनको दोनों के बारे में सुझाव करूंगा। तो मूल ग्रंथ पढ़ते रहना और उनका प्रयोग करते रहना। तो ठीक है, जो हमारे एतद्देशीय फल है, आंवला से लेकर
बदर वगैरह जो है, पेरू है, गुआवा है, तो इनके बारे में थोड़ा सोचे, और आम्र कर्मरद वगैरह इस प्रकार के बारे में भी थोड़ा सोचे, तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। सध्या कोरोना काळात विलायची चघळण्यास सांगणे सोपे व उपयुक्त ठरेल, एला विषग्न या दृष्टिने हो सकता है। और सिंपल है, आसानी से उपलब्ध है, और सुगंधी भी है। तो उस हिसाब से एला चूसने के लिए कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चाहे ये शायद ये पोस्ट नेजल, ये जो कोविड का स्थान है, वहां भी काम कर सकेगी, ऐसा लगता है। मैंने धूपन के बारे में कहा था, तो धूपन अगर मुंह और नाक से लेते हैं तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और उसमें शायद एला का जो कवरिंग है वो डालेंगे, तो जो बीज है वो चूसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका जो कवरिंग है वो अगर धूप में डालते हैं तो ये विषग्न काम कर सकता है, थोड़ा सा देखना चाहिए। तो अभी के हिसाब से क्या कर सकते हैं इसके बारे में, एलादी गुटिका पण चालेल, शतक्षी ये भी अभी बता रहे हैं अभी, एलादी गुटिका खास करके वाग्भट में तावृषाः, ये इस प्रकार से बताया गया है, और वाग्भट में काशी चिकित्सा में आई है, वैसे बाकी में क्षतक्षीण में आई है वो। हाँ, और अभी पोस्ट पोस्ट ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, खास करके लंग फाइब्रोसिस इस प्रकार के। हाँ, तो सुरक्षित क्षतक्षीण की चिकित्सा फायदेमंद होगी। तो ये हाइब्रिड नहीं लेना है वास्तव में, ये तो हमारे हिसाब में अहम रहेगा कि हम देसी बीज का ही प्रयोग करेंगे। फल क्षारीय होने से भोजन के साथ मना करते हैं कई वैद्य, भोजन के साथ में नहीं लेना है, भोजन के पहिले लेना है, जो वाग्भट का निर्देश है। पेरू हायब्रिड आता चवही चांगली नाही, खोबऱ्यासारखे लागतात, त्याचा उपयोग आहे का? तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि देसी बीज, देसी फल किस प्रकार से उसको उत्तेजना मिले, इसके बारे में सोचना है। अभी फिर से एक बार वो स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक, इस प्रकार से फिर से बोलने की आवश्यकता इस प्रकार की है, और वो शायद सभी के लिए, भारतीयों के लिए फायदेमंद इस प्रकार का। ठीक है, कल आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति
शांति शांति। So is it okay to take fruits in fever because in fever there is mandagni and fruits are having more water content and most are kapakara, hence not lagu. And in चिकित्सा स्थान observe लंघनम स्वेदनम कालो। जैसे मैंने बताया ये जीर्ण ज्वर में ज्यादा प्रचलन में है। मेरे ख्याल में अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ये कंट्रोल जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। व्याकरी परुष तरकारी द्राक्षा मनपदानी चिकित्सा तो ये बाद में ही है। तो ठीक है यहाँ पे रुकते हैं।